तो हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं। तो मैं आज आपके सामने जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वह जो है वह पूर्ण रूप से मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये क्वेश्चंस आपके पी वाई क्यू क्वेश्चन नहीं है। ये प्रॉपर रूप से किताब से बनाए गए और हर टॉपिक से बनाए गए क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस कितनों भी एग्जाम में अलग से क्वेश्चन उठाए, लेकिन यहां से आपके मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि ताकि आगे हम जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्पज से बनाए वो आपको पूर्ण रूप से उपलब्ध हो बिना किसी समय गवाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और याद रखिए इसमें हम ज्यादा समझाने का काम नहीं करेंगे, क्वेश्चन को रैपिड फायर राउंड में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होते हैं। तो ये 0.7 से लेके 1.1 तक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। तो परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं ये पूर्ण चालकता की तरह व्यवहार करते हैं। किस तरह व्यवहार करते हैं? पूर्ण चालकता की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो वह पदार्थ क्या है? तो याद रखिएगा, पदार्थ की चालकता अगर बढ़ती है तो वह पदार्थ जो है वह जो पदार्थ है वह हमारा क्या होगा? अर्धचालक होगा। कौन सा पदार्थ होगा? अर्धचालक होगा। चालन बैंड तथा संयोजी बैंड में अति व्यापन होता है। मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड में जो ओवरलैपिंग होती है वह कहां पे होती है? तो धातुओं में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन बैंड अंशतः रिक्त होते हैं। अब चालन बैंड अंशतः कहां रिक्त होते हैं? तो जो भी अर्धचालक बनाए जाते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसमें गैप दिया जाता है। ठीक है, आगे है वर्जित बैंड की चौड़ाई अधिकतम कितनी होती है? याद रखिएगा, वर्जित बैंड की जो अधिकतम चौड़ाई होती है वो अचालकों के लिए सबसे ज्यादा होती है। अधिक अचालकों में जो चौड़ाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक है जिसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर वो क्या बन जाता है? तो याद रखिएगा, उसकी चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। उसकी चालकता जो होती है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक में जो न्यूट्रॉन जो होते हैं वे आवेश वाहक होते हैं। कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन जो होते हैं आवेश वाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि उनमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि जो हो वह कौन सी हो? पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई हो, पेंटावेलेंट जो हो अगर मिलाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें कह सकते हैं ना कि बहुसंख्य आवेश के देखने को मिलेंगे। इन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। तो इन प्रकार के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है क्या? तो इलेक्ट्रॉन तथा बीवर ये दोनों उसके चालकता के कारण हैं। अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने पर, याद रखिएगा, अर्धचालक में अपद्रव्य जैसी मिलाते हैं उसकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग के तत्व जिसमें अल्युमिनियम गैलियम आदि जो रखे जाते हैं को अपद्रव्य के रूप में जर्मेनियम या सिलिकॉन से अगर मिलाने पर वे हो जाते हैं। तो जब इसको जर्मेनियम या सिलिकॉन से जब मिलाते हैं तो वह पी प्रकार के अर्धचालक हमारे बनते हैं। ठीक है, डायोड का उपयोग करते हैं। याद रखिए, डायोड का जो उपयोग होता है हम डिस्टकारी के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? तो रेक्टिफायर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर मतलब डिस्टकारी। ठीक है, आगे है, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है। याद रखिए, जब पीएन संधि डायोड अब अग्र अभिनति में होता है तो प्राचीर की जो ऊंचाई होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर अभिनत संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होते हैं कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश उत्सर्जक इसको एलईडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलईडी कहा जाता है। एलईडी जब उत्क्रम अभिनति में होता है तो उससे प्रकाश क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ठीक है, आगे पीएन संधि की अगर अभिनति व्यवस्था होती है तो पी टर्मिनल धन विभव तथा एन टर्मिनल ऋण विभव पर रखा जाता है। उस स्थिति में
पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत होती है। तो याद रखिएगा अवक्षय परत में न तो इलेक्ट्रॉन होती है न विवर, विवर मतलब प्रोटॉन नहीं होती है, न इलेक्ट्रॉन होती है न ही प्रोटॉन होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। एक पी प्रकार अर्धचालक होते हैं। देखिए पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं, अनावेशित होते हैं। नेक्स्ट है दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो ये 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो ये आवेश वाहक कौन होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। तो याद रखिएगा कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों में उसका चालन होता है। पी प्रकार के, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होती है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होती है वो कौन होती है, तो छिद्र जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है। ट्रांजिस्टर का जो धारा लाभ प्रभावित होता है तो अल्फा बराबर क्या होता है, आईसी बटे आईई, आईसी बटा आईई। ठीक है, ऑप्शन बी में इसको रख लेना। नेक्स्ट है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है। तो ट्रांजिस्टर का धारा लाभ जो होता है बीटा बराबर जो होता है आई बी बाई आई सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा व्यंजक अशुद्ध है। तो जो व्यंजक है, कौन सा व्यंजक अशुद्ध है, तो अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा होता है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जित धारा आई तथा आधार धारा IV तथा संग्राहक धारा IC में संबंध होता है। तो ये संबंध जो होता है ये क्या होता है, IB बराबर IC प्लस IE होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ कौन सी होती है, तो वो होती है सिलिकॉन। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आती होंगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले कि ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत हम वीडियो डाल सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि याद रखिएगा इसमें जो है बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आईबी तथा संग्राहक धारा आईसी में संबंध होता है। तो याद रखिएगा आईबी बराबर आईई माइनस आईसी। ठीक है, आईबी बराबर आईई माइनस आईसी। ठीक है, नेक्स्ट है निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको डिस्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टकारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग जो है नंबर सिस्टम थोड़ा चलते हैं, उस टॉपिक से हो गया। अब नेक्स्ट है बाइनरी और डेसिमल। याद रखिए नंबर सिस्टम के अंतर्गत कभी भी अगर किसी भी संख्या को जैसे अगर वह बाइनरी में है दशमलव में निकालना है, तो जैसे मान लेते हैं 100, क्या है यहाँ दिया हुआ 100 है ना। तो इसको अगर हमको किस में दशमलव संख्या में निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो जस्ट यहाँ इसके नीचे 0, 2 का पहाड़ा पढ़ देना, 2 का मान लिखना है और 2 पर पावर बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ जब इसको 0 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, प्लस इसको भी 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 2 दूना कितना आएगा, इसका कितना करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं हम इसको निकालना चाहते हैं तो इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको अगर निकालना चाहते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 0 1 0 1, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। अब इसको गुना कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू 2 एकम 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में ऐसा नहीं 2 का पावर 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, और इसका 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 का क्यों करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 को 0 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। और फिर जब इसमें आएंगे तो 4 चौका मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 16 4 20, 20 1 21, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको जो है बाइनरी टू डेसिमल अर्थात कि बाइनरी नंबर से आपको दशमलव संख्या में आपको निकालने आ गया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है दशमलव संख्या 9 में तुल्य बाइनरी संख्या। देखिए 9 का जब अगर मान लेते हैं जब उल्टा चलना है कि हमको दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या चलेगी, तो जैसे हमको किसको निकालना है, 9 को निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा 9 को हम सब याद रखें, हमेशा भाग करेंगे 2 से। अब 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना बटेगा, 2 चौका 8, मतलब इसका आधा सिंपल करता रहिए। 8 की जगह हाथ में बचेगा 1, फिर 2 से भाग करेंगे तो आधा क्या होगा 2, हाथ में कुछ बचा नहीं, फिर इसको भाग देंगे 2 से, हाथ में कितना बचा 2 एकम, देखिए इसको गुना करने के बाद 2 एकम 2, कुछ हाथ में बचा नहीं। अब इसको उल्टा लिख दो, इसको क्या करो उल्टा, 1 0 0 1। अब इसका ये आंसर हो जाएगा, तो 1 0 0 1, 1 0 0 1 यहाँ है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसी तरीके से जो 25 है तो 25 का आप निकाल लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1001। निम्नलिखित में से कौन सी राशि बाइनरी योग के नियम के अनुसार नहीं है, तो याद रखिएगा वो कौन सी राशि नहीं है, तो 1 + 1 = 1, ये योग के नियम नहीं है। देखिए जैसे 0 + 0 0 हो जाता है, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, लेकिन 1 + 1 कभी भी 1 नहीं होगा, वो 2 हो जाएगा, और जो कि इसके साथ नहीं खाता है मैच। अब इसको जाएंगे निकालना, और इस दोनों को जब निकाल के जब जोड़ लेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 10001, ठीक है। द्विधारी संख्या 1 1 निरूपित करती है, तो वह किसको निरूपित करती है, 7 को निरूपित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, याद रखिएगा कौन सा इसमें सही है, तो ये आपके मान सही है, बाकी मान कहीं ना कहीं आप निकालिएगा तो ये क्या रहेंगे, गलत रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दाशमिक संख्या, मतलब दशमलव संख्या, इतना को द्विधारी संख्या बदलिए, तो इसको जब हम बदलेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा ये ऑप्शन 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगी, तो ये संख्या होंगी 1 1 0 0 1 1, ठीक है। द्विधारी संख्या 1 0 0 1 की दशमलव संख्या होती है, तो वह संख्या जब होगी आपकी क्या हो जाएगी, तो वह संख्या होगी 9, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नंबर सिस्टम से आगे चलते हैं और हम लोग चलते हैं लॉजिक गेट। अब याद रखिए लॉजिक गेट में 3 मूलभूत गेट होते हैं, एंड और गेट, 3 मूलभूत गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो फिगर होता है ये इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। एंड गेट की बात करेंगे तो इसमें आपको ऐसे फिगर देखने को मिलेंगे, ऐसे फिगर को देखने को मिलेंगे, और नॉट गेट में जो है वो एक ही टाइप का ये फिगर होगा, और ये इस टाइप से फिगर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक। तो और गेट का जो बुलियन संकेत होता है a + b = y, एंड गेट का जो बुलियन संकेत होता है a.b = y, नॉट गेट का जो बुलियन संकेत होता है वो होता है a + b का होल बार बराबर y, नैंड गेट का बुलियन संकेत होता है a.b का होल बार बराबर y, और मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो आपको बताए हैं 3 मूल गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है। आगे है एंड गेट में उच्च निर्गत प्राप्त करने के लिए कौन से निवेश ए और बी होने चाहिए, तो याद रखिएगा कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो एंड गेट का आपको सारणी याद होना चाहिए कि अगर किसी में एक फेज में लाइट है, दूसरे में नहीं है, तो तीसरे में भी सप्लाई इनपुट में हमारा ये इनपुट हो जाता है, ये आउटपुट हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारा क्या होता है, ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होती है, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है ये आपके 2 मोटर, जैसे कि हम लोग 2 फेज वाला मोटर लेते हैं उस सिद्धांत पर यह काम करता है। जैसे कि अगर पहला फेज में लाइन है, दूसरा में नहीं है, तो लाइन की सप्लाई नहीं होगी। पहला में नहीं है, दूसरा में सप्लाई अगर है, फिर भी लाइन की सप्लाई नहीं होगी, है ना। दोनों में है तो लाइट की सप्लाई होगी, और दोनों में नहीं है तो लाइट की सप्लाई नहीं होगी। तो ये जो है ये आपके सत्यता सारणी है, ठीक है। तो इसी के आधार पर यहाँ ये क्वेश्चन था, तो आपका आंसर हो जाएगा A1 B0, ठीक है। 2 निवेश A तथा B वाले एंड गेट वाले निर्गत होने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है कि A और B दोनों होने चाहिए, ठीक है। आगे है एंड गेट में एक निवेश उच्च तथा दूसरा, एक निवेश निम्न तथा दूसरा उच्च है, तो इसका निर्गत होगा, तो याद रखिएगा इसका निर्गत जो होगा निम्न होगा,
देखिए यही सारणी हम आपको अभी जस्ट वहां ड्राई किए थे। चित्र में दिए गए, देखिए ए डॉट बी बराबर बुलियन संकेत क्या होगा, वाई का बुलियन संकेत क्या होगा, तो ए डॉट बी का जो होता है वो होता है और गेट का। ठीक है, चित्र में दिए गए तर्क प्रतीक निम्नलिखित में से कौन से चित्र को दिखाता है, तो ये होते हैं एंड गेट को, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड गेट। संकलन सत्यता सारणी में कौन सी सत्यता संगली है, तो ये एंड गेट के जस्ट हम अभी जो है ड्राइंग किए थे कि इस तरह का सारणी जो है वो उसका है। ठीक है, चित्र में दिया गया लॉजिक गेट प्रतीक है, तो देखिए यहाँ पर जब भी ये पॉइंट देखने को मिलेगा हॉल बार है, तो ये क्या है, नॉट गेट है। ठीक है, उसी तरीके से इन्वर्टर गेट जो काम करता है ये नॉट गेट पर कार्य करता है। निम्नलिखित से कौन सा तर्क द्वारा सार्वत्रिक तर्क है, तो मतलब सार्वत्रिक गेट गेट है, तो वह है नांड गेट। ये सब जो है मूलभूत गेट है, बाकी ये जो है सार्वत्रिक गेट है। नॉर गेट के लिए बुलियन संकेत क्या होता है, तो ए डॉट बी का होल बार बराबर वाई। एंड गेट नांड गेट द्वारा बुलियन व्यंजक होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर जब आपका हो जाएगा तो ए प्लस बी का होल बार बराबर वाई। चित्र जो दिया गया है वो किस गेट का है, तो चित्र जो गेट दिया गया है वो नांड गेट का है। ठीक है, नांड गेट में का संकेत क्या होता है, तो नांड गेट का इसमें से देखिएगा कौन संकेत होता है, तो याद रखिए एंड और नॉट, तो ये हमारा बन गया नांड गेट। ठीक, नॉर गेट के लिए बुलियन संकेत क्या होता है, तो ये जो होता है ए प्लस बी का होल बार बराबर वाई। मूल गेट अर्थात बेसिक गेट होते हैं, तो कौन कहते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। चित्र में दिखाया गया गेट कौन सा है, तो ये गेट जो है एंड गेट का है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। H2 परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 है, तो इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो 4.77 एंगस्ट्रॉन होगी। हाइड्रोजन परमाणु में बोहर के निम्नतम कक्षा की त्रिज्या R है, तथा बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। प्रथम 3 बोहर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4:9 हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में R त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2r होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये हमारे एटम्स के क्वेश्चन सब हैं। हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो उसकी उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो ये लैम्डा बराबर 36/5r होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामा श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में होती है, तो याद रखिएगा ये दृश्य प्रकाश में होती है। किस भाग में होती है, दृश्य भाग में होती है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है, तो याद रखिएगा पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पास्टन श्रेणी आती है, तो याद रखिएगा अवरक्त क्षेत्र में आती है। पास्टन श्रेणी किस क्षेत्र में आती है, अवरक्त क्षेत्र में आती है। हमने आपको जब ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स खत्म करा किया था, सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था और सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में हैं। अच्छे ढंग से इस सभी पॉइंट्स को याद कीजिएगा कि ताकि सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम 25 नंबर 20 से 25 नंबर आसानी से उठा सके। ठीक है, तो सारे नोट्स को जो आपके पास हैं उस नोट्स को अच्छे ढंग से पढ़ो कि ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो आपकी किताब के पढ़ाए गए टॉपिक से आएंगे, कहीं उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां से ज्यादा क्वेश्चंस को समझने का काम करना। ठीक है, आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं कि एक तत्व के वह परमाणु जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं परंतु उनके रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में आवश्यक है सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समान संख्या आवश्यक होती है। निम्न में से मूल कण नहीं है, तो बेकुरल का जो कौन कण होता है वह मूल कण नहीं है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। यूरेनियम के द्रव्यमान 235 और परमाणु क्रमांक 92 है, तो यूरेनियम परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो यह संख्या होगी 92, 143, 92। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तत्व के परमाणु संख्या Z, उसके परमाणु द्रव्यमान A और उसमें परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है A माइनस क्या होती है, Z है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो उसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे बुक्स से बनाए गए क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रॉपर सिलेबस से लिया गया है और इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ठीक है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या व्यक्त करती है, किसी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या व्यक्त करती है उसे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या उस पर निर्भर करती है। बीई के परमाणु में होते हैं, याद रखिए बीई के परमाणु में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन तथा 5 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है,
रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं होते, याद रखिए क्या फोटोन में उत्सर्जित नहीं होते हैं। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है, याद रखिएगा वह जो होता है ये 2 गुना होता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है? तो ये गामा विकिरण जो होती है ये चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। प्रकाश तरंगों की प्राकृतिक समान होती है तो गामा किरणों में होती है। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की विक्षेपित कर सकता है कौन? अल्फा कण विक्षेपित कर सकता है। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, हम लोग रैपिड फायर राउंड में चल रहे हैं। हम टाइम आपका गवाना नहीं चाहते हैं कि आपका एक एक पल आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आशा करते हैं कि आप लोग अपने अधिकतम समय अपने नोट्स जो आपने साल भर पढ़ा है उस पॉइंट्स को देख रहे होंगे कि बाकी एक्स्ट्रा चीजों को नहीं। क्यूरी मात्रक है, याद रखिएगा रेडियो एक्टिव सक्रियता का। आपके एनी नाभिक में ऊर्जा अवशोषण करने के बाद अल्फा कण तथा एक अज्ञात नाभिक में क्षय हो जाता है तो अज्ञात नाभिक क्या होती है? तो वो अज्ञात नाभिक जो होती है वो कार्बन होती है। रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप यूरेनियम 238 का नाभिक P234 में बदल जाता है। इस विघटन में उत्सर्जित कण क्या होते हैं? तो याद रखिएगा इसमें एक कण बीटा कण और एक कण जो होते हैं अल्फा होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि X का एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु नाभिक की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इस नाभिक की परमाणु संख्या जो होगी 83 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष है। 15 वर्षों के क्षय होने के बाद पदार्थ के परमाणु का अंश क्या होगा? तो याद रखिएगा 1/8 होगा। बीआई की अर्ध आयु 5 दिन है। इसके किसी नमूने की 8 में से 7 भागों को क्षय होने का समय लगता है। तो याद रखिएगा कितना समय लगता है? तो 15 दिन लगेंगे। ठीक है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की आयु अर्ध आयु जो है वो 10 वर्ष है। प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम है। शुरुआत में इसकी मात्रा जो थी वो 1 ग्राम थी। 20 वर्ष पश्चात इसकी शेष मात्रा क्या होगी? तो याद रखिएगा इसकी मात्रा 0.25 ग्राम होगी। नेक्स्ट है संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से क्या उचित है? तो संलयन के लिए उचित है आपकी हल्का नाभिक। ठीक है, सूर्य विकिरण ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का रचनात्मक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल ऊर्जा कितनी होती है? तो 10 की पावर 17 जूल होती है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है तो वह नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? तो नाभिकीय संलयन से। नाभिक में मिलने से नीचे नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो इससे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का क्या करती है? निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं तो याद रखिएगा वह कैडमियम की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो मंदक का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा न्यूट्रॉनों की गति कम करके तापीय ऊर्जा तक ले जाने का कार्य करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है तो वह आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जिस पर क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है? तो बल गुने दूरी गुने समय होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है तो यह जो समर्थन करता है प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है कि लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है तो वह जो होती है hc/λ होती है। हमने आपको इसको डेरिवेशन में सिद्ध करके दिखाया था। इलेक्ट्रॉन की आवेश और संहति का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.77 गुने 10 की पावर 11 कूलम प्रति किलोग्राम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति का अनुपात कितना होता है? तो वह होते हैं 1.77 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी। नेक्स्ट है प्लंक नियतांक की विमा कितनी होती है? तो वह ml² इनवर्स होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वह की थी आइंस्टीन ने।
धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो होती है, इस पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। जब द्रव तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है तो याद रखिएगा लेमडा बाई पीएच होती है। किसी गतिमान कण से संबंधित द्विबोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो याद रखिएगा वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। निम्न कण एक ही वेग से गतिशील है या गतिमान है। अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का तरंग वाला कण क्या होगा, तो वो होगा फोटोन। नेक्स्ट है डेसिबल डेविसन और जसमर का प्रयोग प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को। नेक्स्ट है निम्न में से किस घटना के द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना होती है, तो वह ध्रुवण की क्रिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट है समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की द्विबोगली तरंगदैर्घ्य का कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो लैम्डा समानुपाती m इनवर्स में 1/2 निर्भर करती है। चलिए दोस्तों, आज ने हम अपने तरफ से बहुत सारी कोशिश की कि आपको जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके अंतर्गत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव इस सेक्शन से अगर पूछते हैं तो यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये कोई पीवाई क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पूर्ण रूप से किताब से बनाए गए क्वेश्चन है। हर टॉपिक से बनाए क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा था कि हर टॉपिक के बाद आपका सीरियल नंबर फिर से एक शुरू से हो रहा था। चलिए, तो आशा करते हैं कि यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जय हिंद। आशा करते हैं कि आपको अगले जो एग्जाम है फिजिक्स की उसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिले और आप उसमें बहुत सारे सही करके आए। ठीक है, बाय बाय।